Good morning students, welcome once again. Let's start our today's topic or today's new chapter which is unit 5 states of matter. Okay, आज हम नया लेसन शुरू करेंगे. यूनिट 5 है जो कि स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड और गैस. तो इन दिस 11th क्लास वी विल डिस्कस लिक्विड एंड गैसेस स्टेट. ओके, लिक्विड और गैस की स्टेट के बारे में पढ़ेंगे एंड सॉलिड स्टेट वी विल डिस्कस इन 12th क्लास. ओके, तो आपको गैस के ऊपर फोकस करना है, मेनली गैस के बारे में हमको सब कुछ पढ़ना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस मतलब एक मॉलिक्यूल और दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स लगता है. तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस तो अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों तरह का फोर्स होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस एंड रिपल्सिव फोर्सेस. ओके, तो वी विल लेट्स स्टार्ट. अट्रैक्टिव इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आल्सो नोन एज वान डर वाल फोर्सेस. इनको वान डर वाल फोर्स के नाम से भी जानते हैं. मतलब एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसके बारे में हमको मेनली अभी पढ़ना है. तो एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है उसको हम वान डर वाल फोर्स बोलेंगे. वान डर वाल फोर्स में भी हम दो तीन चीज़ें पढ़ने वाले हैं. एक तो लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल फोर्सेस एंड डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस. इसके अलावा एक और होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग. तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो एक स्पेशल केस होता है जो कि कुछ स्पेशल सेपरेट मॉलिक्यूल्स में ही काम करता है. तो इसको भी हम पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स क्या होता है. मतलब जैसे एक गैस का मॉलिक्यूल है, दूसरे गैस का मॉलिक्यूल है, तो उनके बीच में अट्रैक्शन होता है. तो उस अट्रैक्शन को हमको पढ़ना, उस अट्रैक्शन की वजह से किस तरह का अट्रैक्शन होता है वो हमको देखना. तो सबसे पहले डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्सेस. तो इसके लिए ये जो काम करता है ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में मेनली काम करेगा. दिस इज एटम्स एंड नॉन पोलर. पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर क्या है हम पहले भी देख चुके हैं चैप्टर 4 में. तो लंदन फोर्स और डिस्पर्जन देखो, ये एटम ए है और ये एटम बी है. ये है इसका सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन चार्ज क्लाउड. ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है स्फेरिकल तरह से एटम ए और एटम बी में. इसका अब देखेंगे हम, ये एटम ए है, इसमें इंस्टेंटेनियस डाइपोल मोमेंट मतलब एक कुछ क्षण के लिए, इंस्टेंट कुछ पलों के लिए ये जो प्लस का साइन, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस तरफ ज़्यादा है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ ज़्यादा हो गई और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो गई है. देखो, एटम ए विथ इंस्टेंटेनियस डाइपोल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द राइट हैंड साइड. मतलब राइट, ये जो राइट इस वाली साइड को लाइट, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है. तो जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है उस तरफ हम एक ऐसा डाइपोल मोमेंट के लिए एरो लगाते हैं, ऐसा क्रॉस वाला. क्रॉस मतलब इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है. तो ऐसी टेम्पररी इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो जाते हैं कुछ पलों के लिए. तो ये ऐसे ही एटम बी में होगा, एटम ए में हुआ है. तो वैसे एक इंस्टेंटेनियस डाइपोल, यहाँ पर डाइपोल मतलब दो, एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और एक तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है. ठीक है, इसको हम डाइपोल बोलेंगे इस केस में. तो ऐसे एटम बी में होगा. देखो, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस वाले में इधर है और इसमें नहीं है. तो ये दोनों क्या होगा कि कुछ पलों के लिए इस तरह से इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लग जाएंगे. उसी तरह एक और ये देख सकते हो, इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है और इसमें इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. तो ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगेंगे. तो इसी को हम डिस्पर्जन फोर्स और लंदन फोर्स बोलते हैं. मेनली नॉन पोलर मॉलिक्यूल के लिए होता है जिसमें कुछ पलों के लिए, कुछ क्षणों के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी शिफ्ट होती है और दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगते हैं. नेक्स्ट होता है डाइपोल फोर्सेस. नेक्स्ट होता है आपका डाइपोल फोर्सेस. मतलब इसमें परमानेंट डाइपोल्स होता है जिसमें कि परमानेंट डाइपोल हो. ओके, परमानेंट डाइपोल के लिए हम इस तरह से इसको बताते हैं. देखो, मान लो ये सपोज दिस इज ए मॉलिक्यूल ऑफ HCl. ये HCl का मॉलिक्यूल है, ये क्लोरीन है, Cl माइनस, शायद आपको दिख नहीं रहा हो, यू कैन सी Cl माइनस. हियर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर. यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो इधर पार्शियल पॉजिटिव. मतलब क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी ज़्यादा है तो हम पार्शियल नेगेटिव लगाएंगे और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है तो पार्शियल पॉजिटिव लगाएंगे. ठीक, तो आप देख सकते हो डाइपोल इंटरेक्शन बिटवीन. तो अब देखो, ये पॉजिटिव वाला ये एक मॉलिक्यूल है, ये परमानेंट डाइपोल होता है इसमें, और ये दूसरा मॉलिक्यूल है, इसमें भी परमानेंट डाइपोल है. तो पार्शियल नेगेटिव वाला पार्शियल पॉजिटिव वाले से अट्रैक्ट होगा और ये दोनों एक दूसरे के पास रहेंगे.
ओके, तो ये है आपका डाइपोल फोर्स जिसमें परमानेंट डाइपोल होता है। अब आप देखो नेक्स्ट है आपका डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। इसमें क्या होता है, ये एग्जांपल आप देखो, ये इसमें एक में तो परमानेंट डाइपोल होता है, मतलब ये एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें परमानेंट डाइपोल है, और एक ये है नॉन पोलर मॉलिक्यूल। तो परमानेंट वाले में तो पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव होता है। डाइपोल को हम इस तरह से एरो से बता सकते हैं, जिधर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है उस तरफ ये इसका हेड रहेगा और ये टेल है उसकी। तो परमानेंट डाइपोल है, और एक है नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसमें कोई डाइपोल नहीं है। लेकिन ऐसा होगा कि ये जो पोलर मॉलिक्यूल है जिसमें परमानेंट डाइपोल है, ये जो पोलर मॉलिक्यूल है, ये नॉन पोलर को कुछ क्षण के लिए इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक तरफ शिफ्ट होती है। मतलब कुछ पलों के लिए ऐसा होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएगा और इस तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगी। तो ये इस तरह से पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कुछ क्षणों के लिए इसमें आएगा, तब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मतलब इसकी वजह से इसमें डाइपोल इंड्यूस्ड हो रहा है। इंड्यूस मतलब पैदा हो रहा है। ये जो परमानेंट डाइपोल वाला मॉलिक्यूल है, इसकी वजह से इसमें थोड़े क्षणों के लिए, कुछ पलों के लिए, कुछ इंस्टेंट्स के लिए एक डाइपोल क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और पार्शियल नेगेटिव चार्ज क्रिएट होंगे और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके, और लास्ट वाला होता है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, जो कि मैं लास्ट में भी आपको डिस्कस कर चुका हूँ, या आप इसको खुद से देखना। हाइड्रोजन बॉन्ड भी एक तरह से एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस स्टेट में क्या डिफरेंस होता है। तो ये हम थोड़ा सा एक बार नज़र मार लेते हैं। ये आप पहले भी देख चुके होंगे छोटी क्लासेस में। जैसे कौन प्रॉपर्टी, टाइटनेस ऑफ मॉलिक्यूल। सॉलिड में देखोगे तो इसमें बहुत टाइटली क्लोज्ड होते हैं, मतलब मॉलिक्यूल बहुत पास में होते हैं, पैक होते हैं। लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं, और गैस में लूजली पैक्ड होते हैं। इंटरमोलिकुलर स्पेस, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल के बीच में जगह मिनिमम होती है। देखो ये एक मॉलिक्यूल है, दूसरा मॉलिक्यूल, यहाँ पे मिनिमम स्पेस है। इसमें देखोगे तो इंटरमीडिएट होती है, थोड़ी जगह ज़्यादा होती है, गैप होती है। इसमें बहुत ज़्यादा गैप होती है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, मैक्सिमम होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसमें इंटरमीडिएट बीच में होता है, और गैस में सबसे कम होता है। काइनेटिक एनर्जी सॉलिड में सबसे कम होगी, मिनिमम। इसमें इंटरमीडिएट टाइप की होगी, और इसमें मैक्सिमम होगी। वॉल्यूम एंड शेप, डेंसिटी सॉलिड की मैक्सिमम, इंटरमीडिएट एंड मिनिमम। वॉल्यूम एंड शेप, फिक्स्ड वॉल्यूम और फिक्स्ड शेप होगा। लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम एंड फिक्स्ड शेप होगा अकॉर्डिंग टू कंटेनर। जिस कंटेनर में इसका फील करोगे उसके अकॉर्डिंग इसका शेप होगा। वेरिएबल शेप्स एंड वॉल्यूम, इसका शेप और वॉल्यूम दोनों चेंज होता रहेगा। नेक्स्ट है कंप्रेसिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी मिनिमम सबसे कम होती है, लिक्विड में इंटरमीडिएट और गैस में मैक्सिमम होती है। ठीक, उसके बाद में आप देखोगे कुछ चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं। गैस स्टेट हमको पढ़ना है मेनली। मास देखो, वेट बाय मोलर मास, इसको मेजर्ड करते हैं इन ग्राम में। देखो ये W1 है, एम्प्टी सिलेंडर है, तो मास ऑफ द गैस क्या होगा, ये आप इस तरह से देख सकते हो। ये दूसरा सिलेंडर है, गैस प्लस सिलेंडर है ना, ये खाली सिलेंडर है, ठीक है, और ये भरा हुआ सिलेंडर है जिसके अंदर गैस भरा हुआ है, इसको हमने W2 बोला है। तो W2 माइनस W1 कर देंगे, भरे हुए में से खाली का माइनस कर दोगे तो आपको मास ऑफ द गैस पता चल जाएगा, कितनी गैस उसके अंदर भरी है। उसी तरीके से हम एक और चीज़ मेज़र करने वाले हैं, वो है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, मीटर क्यूब। वॉल्यूम को काय में देखते हैं, मीटर क्यूब में या लीटर में देखते हैं। लीटर से छोटा मिलीलीटर होता है और मीटर क्यूब से छोटा सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 टू द पावर 3 डेसीमीटर क्यूब होता है, या फिर 10 टू द पावर 3 लीटर इज इक्वल टू या 10 टू द पावर 6 ml होगा, या 10 टू द पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, सीसी इसको बोलते हैं शॉर्टकट में, या 10 टू द पावर 9 ml होता है। ये आप थोड़ा ध्यान रखें इसका। 1 मीटर इज इक्वल टू 10 मीटर डेसी क्यूब होता है, तो 1 डेसीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 लीटर होता है। तो 1 ml इज इक्वल टू 1 cc होता है। ठीक, 1 ml लोगे मतलब वो सेंटीमीटर में कितना का 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब है ना। टेम्परेचर को हम जनरली सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में देखते हैं। ये कन्वर्जन फैक्टर दे रखा है, ठीक है। जैसे 0 डिग्री के लिए क्या क्या होता है, ये फार्मूले आप देख लेना एक बार। नेक्स्ट है हमारा गैस लॉ। हमको गैस के कुछ लॉज पढ़ने हैं, ठीक है। वो लॉ क्या कहलाते हैं, सबसे पहला हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है इसमें बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है,
तो इससे पहले कुछ जनरल चीज़ें हम पढ़ लेते हैं। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर की डेफिनेशन है, प्रेशर इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया, F डिवाइडेड बाय A, ये प्रेशर होता है। इसकी फोर्स को हम न्यूटन और एरिया को मीटर स्क्वायर में देखते हैं, या न्यूटन की जगह हम डाइन का भी यूज़ कर सकते हैं या मीटर स्क्वायर का। ये MKS सिस्टम में होता है, ये CGS सिस्टम में मीटर किलो सेकंड, ठीक है। और ये सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। तो 1 न्यूटन डिवाइडेड बाय 1 मीटर स्क्वायर, या फिर 1 पास्कल होता है। 1 पास्कल या 1 पास्कल इज इक्वल टू 10 डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर, या 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन होता है। तो ये कुछ कन्वर्जन है जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखें इनके बारे में। उसी तरीके से 1 ATM इज इक्वल टू कितना होता है? 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर या पास्कल, या 101.32 किलो पास्कल होता है। या फिर 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी, हम प्रेशर की बात कर रहे हैं तो प्रेशर को इतनी तरीके से हम देख सकते हैं। 76 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी किसके इक्वल होगा? 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, या फिर 760 टोर में भी हम प्रेशर को देखते हैं, या सिंपली 1.0132 बार। तो हम ज़्यादातर तो ATM का यूज़ करेंगे और बार का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 1 ATM इज इक्वल टू पास्कल में इतना होगा और बार इतना होता है। 1 ATM और 1 बार की वैल्यू आप ध्यान रखें मेनली। नेक्स्ट है आपका डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी इज इक्वल टू वेट बाय वॉल्यूम या मास बाय वॉल्यूम। डेंसिटी की डेफिनेशन होती है मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। मास को हम ग्राम में देखेंगे और वॉल्यूम को हम ml में देख सकते हैं, या ग्राम या ml की जगह हम लीटर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये यूनिट ध्यान रखें। अब देखो डेंसिटी दो तरह की, एक तो होती है एब्सोल्यूट डेंसिटी और एक होती है वेपर डेंसिटी। एब्सोल्यूट डेंसिटी के लिए फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं D इज इक्वल टू PM/RT, P फॉर प्रेशर, M फॉर मोलर मास, और R फॉर ये गैस कांस्टेंट होता है, T फॉर टेम्परेचर, ठीक। P इज इक्वल टू प्रेशर, मोलर मास, R गैस कांस्टेंट, T इज इक्वल टू टेम्परेचर। कहाँ से आया है? PV इज इक्वल टू NRT। इस इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, बहुत ही फेमस इक्वेशन है, PV इज इक्वल टू NRT। वेपर डेंसिटी क्या होता है? विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस, वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय 2। तो वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलर मास ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द हाइड्रोजन। ये फार्मूला हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक। अब शुरू करते हैं हम। सबसे पहले गैस लॉ क्या होते हैं? गैस लॉ आर द रिलेशन बिटवीन एनी ऑफ द टू क्वांटिटी फ्रॉम प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। गैस लॉ कोई भी दो क्वांटिटी का रिलेशनशिप होता है जिसमें प्रेशर होगा, वॉल्यूम होगा और टेम्परेचर होगा, ठीक। व्हेन अदर क्वांटिटी ऑफ द गैस टेकन इज कांस्टेंट, जब हम किसी एक क्वांटिटी को कांस्टेंट रखेंगे मतलब उसको चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ क्या होता है इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है ये। फॉर ए गिवन अमाउंट ऑफ गैस एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, कोई आपने गैस ली है जिसका कुछ ना कुछ अमाउंट है, हम यहाँ पर टेम्परेचर को कांस्टेंट रख रहे हैं। कांस्टेंट का मतलब है कि हम उस टेम्परेचर को चेंज नहीं करेंगे, जो भी मेजरमेंट करेंगे वो एक फिक्स टेम्परेचर पर रखेंगे। तो वो क्या कहता है? प्रेशर ऑफ एनी गैस, कोई भी गैस है जिसका प्रेशर जो होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके वॉल्यूम में। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू बॉयल्स लॉ फॉर एनी गैस। देखो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/V। जब ये कोई चीज़ नीचे होती है, नीचे की तरफ मतलब डिनोमिनेटर में, तो हम उसको इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बोलते हैं। तो प्रेशर ऊपर 1 है, नीचे वॉल्यूम है 1, प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V। इसका कहने का मतलब ये है कि जो प्रेशर होता है वो वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, मतलब ऐसा है कि अगर प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि जब एक चीज़ बढ़ती है तो दूसरी चीज़ घटती है, या एक चीज़ घटेगी तो दूसरी चीज़ बढ़ेगी, उल्टा भी बोल सकते हो। तो प्रेशर जो है वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है कब? जब आप टेम्परेचर n मतलब उसका अमाउंट यानी कि मोल, टेम्परेचर एंड मोल क्या होते हैं? कांस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो ये प्रोपोर्शनल का साइन दिख रहा है ना, ये जब इसको हम प्रोपोर्शनल के साइन को रिमूव करते हैं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है। तो इस कांस्टेंट को मैंने लगाया है k। तो P इज इक्वल टू K/V होता है। तो इस P को मैं V में मल्टीप्लाई कर दूंगा तो PV इज इक्वल टू K आ जाएगा, ठीक। अब मैं एक और इक्वेशन का यूज़ करूँगा, वो इक्वेशन होती है, इसको मैंने नंबर 1 दिया, PV इज इक्वल टू NRT। ये गैस इक्वेशन होती है, आइडियल गैस इक्वेशन। इसको अब ध्यान रखें, PV इज इक्वल टू NRT।
तो देखो के इज इक्वल टू एन आर टी होगा, इस पी वी की जगह पर मैं के की वैल्यू रख सकता ना, पी वी इज इक्वल टू के होता है, तो पी वी इस पी वी की जगह के रख दूंगा, तो के इज इक्वल टू एन आर टी आएगा। तो के देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, के और टी में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो के की वैल्यू भी बढ़ेगी। टेम्परेचर ये ऊपर की तरफ एरो लगा है, मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा तो के की वैल्यू भी बढ़ेगी। ये बढ़ने का ये इंक्रीज़ का साइन होता है, ऊपर वाला एरो, नीचे वाला साइन डिक्रीज़ के लिए लगाते हैं, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू के होगा, तो उसी तरीके से पी वन वी वन इज इक्वल टू पी टू वी टू होगा, ठीक। मतलब एक कोई गैस है, उसका प्रेशर, इनिशियल प्रेशर पी वन वी वन है, तो अगर आप एक में चेंज करोगे तो पी टू वी टू होगा, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट होते हैं। इसके अलावा आपको ये ग्राफ के बारे में थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। ये होता है आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो देखो प्रेशर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था, प्रेशर और 1/v, एक एक्सिस पर आप प्रेशर लेते हो और दूसरे एक्सिस पर 1/v लेते हो, तो आपको ये स्लोप कुछ ऐसा एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। स्लोप इज इक्वल टू के, ये जो स्लोप है ना, ये जो लाइन जा रही है इसको हम स्लोप बोलेंगे। इसका स्लोप क्या है, के, ठीक है। तो पी वी इज इक्वल टू के होता है, तो पी इज इक्वल टू 1/v होगा, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू के। तो यहाँ पर एक ये लाइन एक इक्वेशन होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाली इक्वेशन से इसका कंपैरिजन करते हैं हम, ठीक है। तो ये स्लोप ऑफ लाइन देगा, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपसे बाद में बात करूँगा, अभी ये सब इस ग्राफ को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो आपको मेनली ये रिलेशनशिप ध्यान रखना है, ये जो भी मैंने फार्मूले बताए हैं। तो एक और ग्राफ अगर हम खींचते हैं प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में, ये प्रेशर और 1/v के बीच में था, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में खींचोगे तो आपको पता है प्रेशर बढ़ाने पर वॉल्यूम कम होता है। देखो प्रेशर यहाँ ऊपर की तरफ ज़्यादा है तो वॉल्यूम कम होगा, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से बनेगा, मतलब प्रेशर ज़्यादा कम होगा तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, उल्टा रिलेशनशिप। तो v इज इक्वल टू 0, p इज इक्वल टू इन्फिनिटी, p इज इक्वल टू 0, v इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर प्रेशर वर्सेस v। एक ग्राफ और आपको याद रखना है, वो है ये, देखो मैंने बताया था पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, के, ये ना ये रिलेशनशिप भी बताया था मैंने आपको। ये पी वी इज इक्वल टू के होता है ना, के मतलब कांस्टेंट जिसकी वैल्यू चेंज ना होती हो, तो ये पी वी इज इक्वल टू के है। पी वी इज इक्वल, ये पी वी की वैल्यू है, तो पी को प्रेशर और वॉल्यूम, यहाँ पे आप प्रेशर ले लो या वॉल्यूम ले लो, ये पी वी की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। मतलब जब कांस्टेंट वैल्यू होती है तो एक सीधी लाइन मिलती है आपको एक्स एक्सिस के लिए, ये एक्स एक्सिस है, तो आपको एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, सीधी लाइन। मतलब पी जब कोई चीज़ कांस्टेंट होती है तब एक सीधी लाइन मिलती है एक्स एक्सिस के पैरेलल, क्योंकि पी वी इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है। तो आप यहाँ पे प्रेशर लो, वॉल्यूम लो, ये वैल्यू बढ़ेगी नहीं, घटेगी नहीं, ठीक है। इसके अलावा इसके बारे में मैं आपसे, एक और ग्राफ है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जो भी हमने पढ़ा है उसको प्लीज़ रिवाइज़ करें, प्रैक्टिस करें और बुक को पढ़ने की कोशिश करें, देखें, ये आपको नोट्स में दे दूँगा, ओके। तो आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।